पता है मैं क्या सोच रहा था बच्चों, कि कई बार हम चैप्टर तो पूरा कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम पता है कहाँ पर आती है? चैप्टर मुझे थ्योरेटिकली तो सारा आता है, प्रॉब्लम ये आती है कि भाई जब मैं कोई क्वेश्चन को देखता हूँ, जब वो इंग्लिश में 2 लाइनें लिखी होती है तो मेरा दिमाग चकराने लगता है कि इन लाइनों का मतलब क्या और मुझे कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना है। मैंने पढ़ा तो बहुत कुछ है फिजिक्स में। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये 70% बच्चों की प्रॉब्लम है जो फिजिक्स को +2 में पढ़ रहे हैं इस वक्त। दिक्कत लैंग्वेज की है, वो इंग्लिश को कन्वर्ट नहीं कर पाते और ये नहीं समझ पाते कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला परफेक्टली अप्लाई होगा। तो आपके इस फोबिया को दूर करने के लिए, इस फैक्टर को ओवरकम करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि आज मैं प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पूछे जा चुके हैं, कुछ रिपीट भी हुए हैं, तो ओवरऑल हर एक तरह का क्वेश्चन आपसे आज मैं डिस्कस कर लूँ। चैप्टर में थ्योरेटिकली खत्म करा चुका हूँ, साइड बाय साइड मैंने एनसीईआरटी भी इसकी पूरी बैक एक्सरसाइज विद एडिशनल एक्सरसाइज खत्म कर दी है इस चैप्टर की, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बच्चों। और आज मेरा मोटिव रहेगा कि क्यों ना 10 ईयर भी खत्म किया जाए। आज हम सारा कुछ रिकॉल करते हैं दोबारा से, सभी कंसेप्ट में से क्वेश्चन पिक करूंगा, 1-1 नंबर के, 3-3 नंबर के और 5-5 नंबर के। तो मैं हूं नवनीत भंडारी और आप जुड़ चुके हो मेरे चैनल क्वांटम अकेडमी ऑफ फिजिक्स के साथ। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए, और आप इस चैनल की पिछली वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आए जो मैं अप्लाई करने वाला हूं। तो बच्चों आज सबसे पहले शुरू करेंगे हम 3 1-1 मार्क क्वेश्चन से जो 2017, 2011 और 2010 में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? नाइक्रोम और कॉपर। देखो ये पढ़ते ही मुझे समझ आना चाहिए कि भाई नाइक्रोम एक एलॉय है और ये एक कंडक्टर है। ठीक है, नाइक्रोम एंड कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम रेडियस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड करंट I passes through them, which wire gets heated up more। सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो यार, सपोज ये ब्लू वाली वायर जो है ये कॉपर की है, इसके साथ सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया की नाइक्रोम वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया। अगर मैं करंट को पास करता हूं तो ज्यादा हीटअप कौन सी होगी? तो इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि सीरीज में हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला या हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? I²RT, यानी कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब यहाँ पर करंट सेम है और सेम टाइम के लिए दोनों में मैं करंट को पास कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली हीटिंग इफेक्ट उस वायर का ज्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। और मुझे पता है कि जो एलओएस होते हैं, एलओएस की रेजिस्टिविटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है और जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। क्लियर? तो इस बात का आंसर क्या होगा कि जो नाइक्रोम वायर है वो बहुत ज्यादा हीट करने लग जाएगी क्योंकि वो एलओए है। ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टेंस एंड बाय चूजिंग फॉर्मूला I²RT वी कैन से करंट इज सेम टाइम के लिए दोनों में करंट फ्लो हुआ, और जो रेजिस्टेंस है नाइक्रोम का ज्यादा होने की वजह से हीटिंग इफेक्ट नाइक्रोम का ज्यादा होगा। क्या बच्चों ये बात समझ आई? बहुत बढ़िया। तो मैं साथ साथ क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ ताकि स्पेस क्रिएट करता रहूँ। 2017 का क्वेश्चन है, जैसे समझा रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ उसी लैंग्वेज में लिखते रहूँ। सेकंड क्वेश्चन जो आज हमारे पास है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है एक मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में बैलेंसिंग लेंथ x है। देखो मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में हमारे पास ए बी वायर थी, हमको सपोज जॉकी को यहाँ पर स्लाइड करके गैल्वेनोमीटर में करंट की रीडिंग 0 मिल गई और इसको मैंने नाम दिया x, मतलब इसको नाम दिया c, और ये बोला कि बैलेंसिंग लेंथ x मिल गई मुझे। अगर मैं रेडियस को डबल कर दूं तो यहां पर बैलेंसिंग लेंथ पे क्या फर्क पड़ने वाला है? अब यहां पर कई बच्चे दिमाग लगाएंगे कि भाई रेडियस को डबल करना, रेजिस्टेंस कम, यानी कि भाई बैलेंसिंग लेंथ भी शिफ्ट होगी। नहीं, सुनो, या तो मैं पूरी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रखूंगा, मैं बोलता हूं रेडियस 1 सेंटीमीटर है, या मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर दूंगा, बोल दूंगा रेडियस 2 सेंटीमीटर है, या मैं बोल दूंगा कि भाई रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इंक्रीज कर रहा हूं, लेकिन पूरी वायर यूनिफॉर्म रहेगी। यूनिफॉर्म वायर के लिए R इज इक्वल टू ρL/A, सॉरी ρL/A। एक यूनिफॉर्म वायर के केस में ये वाला फैक्टर हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि मैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया लूंगा, और यहां पर रेडियस आप बढ़ा भी दोगे तो पूरी वायर की रेडियस तो सेम होगी ना हर जगह, तो उससे बैलेंसिंग लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि R इज फंक्शन ऑफ बेसिकली लेंथ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वायर। क्योंकि आप रेडियस बढ़ाओगे तो पूरी वायर का एरिया एक जैसा कर दोगे ना, तो मेरे लिए मैटर सिर्फ ये करता है कि एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म एरिया की बात, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है कि ρ/A फैक्टर पूरी वायर में सेम होना चाहिए। क्लियर?
तो बैलेंसिंग लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में देखो ना आप क्या निकालते हो, R/S इज इक्वल टू L अपॉन में 100 - L, ऐसा ही आप प्रूव करते हो। क्लियर? तो आपको अभी भी यही लेंथ मिलेगी अगर आप रेडियस को डबल कर दोगे, क्योंकि वायर तो तब भी यूनिफॉर्म रहेगी ना, वो तो मैंने चूज करनी है। इसको ऐसे समझो आप कि मैंने पहली वाला एक्सपेरिमेंट किया, मतलब जो मुझे सेटअप मिला उसमें जो वायर की रेडियस थी वो 1 सेंटीमीटर थी, तो मुझे बैलेंसिंग लेंथ मिली मान लो 40 और 60। इसके बाद टीचर ने मेरा सेटअप चेंज कर दिया, अब जो मुझे मीटर ब्रिज की वायर मिली वो थी 2 सेंटीमीटर की, लेकिन रेजिस्टेंस बॉक्स वही था, मतलब R और S की वैल्यू सेम थी, तब भी मैंने ये पाया कि मुझे 40 और 60 मिल रहा है। राइट? तो बैलेंसिंग लेंथ की अगर आप रेडियस बढ़ा दोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको एज इट इज वही वैल्यू मिलेगी जो पहले से आपको मिलती आई है। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो बच्चों। तो बच्चों आप ये लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो, यहां पर मैंने आपके लिए लिख भी दी है। किसी यूनिफॉर्म वायर के लिए ρ/a फैक्टर कांस्टेंट रहेगा और रेडियस इंक्रीज करने से बैलेंस पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको वही बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी जो पहले थी। क्लियर है? कंडीशन सिर्फ यही है कि भाई अगर 2 सेंटीमीटर करो तो पूरी वायर का 2 सेंटीमीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। क्लियर है? तो अब तीसरा क्वेश्चन देखो जरा, थर्ड क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं तो थोड़ा सा हम जल्दी करते, फ्रिक्वेंटली करते। एक मीटर ब्रिज है जिसमें 2 अननोन रेजिस्टेंस है R और S। ठीक है भाई, R और S हमने ले लिए और आपको बोला गया कि ठीक है जो नल पॉइंट मिला आपको वो 40 सेंटीमीटर पे मिला, तो L की वैल्यू 40 सेंटीमीटर, तो 100 - L कितना होगा बच्चों? क्या 60 होगा? तो आपको पता लगा कि R/S इसके इक्वल है 40/60 के इक्वल है। पूछा गया आपसे व्हाट इज द रेशियो ऑफ R एंड S। अरे वाह, बहुत बढ़िया, रेशियो बहुत ईजी निकालना। देखो तो R/S कितना आएगा बच्चों? 2:3। सिंपल सा क्वेश्चन है बट फिर भी मैं इसको ऐड ऑन कर रहा हूँ, पता होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? इसको नोट डाउन करो जरा कि ये 2010 में क्वेश्चन आया था, 2 अननोन रेजिस्टेंस है R और S। नल पॉइंट आपको कहां पर मिला? नल पॉइंट का मतलब क्या है? नल पॉइंट वो पॉइंट जहां पर आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या गायब मिल गई। राइट? और 40 सेंटीमीटर है यानी कि 40/60, तो आपको क्या मिलेगा आंसर। इससे हमने वैसे टिपिकल क्वेश्चन थ्योरेटिकली जब लेक्चर किया था तब कर लिए थे। इसको नोट डाउन करो, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं फिर। तो बच्चों अगले क्वेश्चन जरा देखो जरा, 2014 का क्वेश्चन ये वाला है और ये वाला क्वेश्चन है 2013 का। क्लियर है? दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं हम क्वेश्चंस का। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। दिस इज अ ग्राफ बेसिकली विच इज बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। आपसे ये बोला गया है इसके अंदर कि अगर ये यहां पर 3 आइडेंटिकल सेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब ये ऐसा सर्किट है बच्चों जहां पर 3 आइडेंटिकल सेल्स है ई और EMF के, और इनका रेजिस्टेंस क्या होगा? इंटरनल RR। इस सर्किट में जितना भी करंट फ्लो कर रहा है, राइट, तो ये ग्राफ प्लॉट कर रखा है कि भाई अगर मैं करंट की वैल्यू को देखूं, करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, आप ऐसा बोलो ना, करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सॉरी जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, या आप ऐसा बोल दो कि इसको मैं ये बोल सकता हूं कि विद द इंक्रीज इन करंट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो घट रहा है। यानी कि जब करंट 0 था तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? 6 वोल्ट। करंट 1 एम्पेयर हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0 हो गया। क्लियर है? आपको इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके बताना है कि भाई एक सेल की EMF क्या है। देखो जरा ध्यान से, EMF निकालने का एक तरीका क्या है? E = V + IR आपने पढ़ा होगा। आपको पता है कि सर्किट में अगर करंट फ्लो ना करे, मैं देख लेता हूं कि यहां से आपको बोर्ड विजिबल है। हाँ ठीक है, अगर सर्किट में करंट फ्लो ना करे तो क्या EMF मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग? करंट 0 पर टोटल EMF कितनी है? 6 वोल्ट। और आपको पता है कि ये टोटल EMF किससे मिलकर बनी? तीनों सेल्स का, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, दे आर इन सीरीज। तो मैं बोल सकता हूं ये 3 सेल्स की EMF है। अरे टोटल EMF E = 6 वोल्ट आपने निकाल दी ना, करंट 0 करके टोटल EMF तो 6 वोल्ट आ गई। यानी कि इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो मैक्सिमम जो EMF है वो कितना? 6 वोल्ट। लेकिन तो 3 सेल्स का है ना, मुझे एक सेल का पूछा गया है। व्हाट इज EMF ऑफ सेल पूछा है यहां पर। तो एक सेल का EMF कितना होगा बच्चों? 2 वोल्ट। यानी कि 2-2 वोल्ट के 3 सेल हमने सीरीज में लगा रखे। पहली बात का आंसर तो यहां से निकाल दिया।
फिर पूछा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ, तो वो भी देखो बहुत ईजी है निकालना। आपको पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू आई आर। अरे इज इक्वल टू आई आर होता है प्लस वी भी होता है, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप अगर यहां पर आर इन दे रखा आपको, आर की वैल्यू, क्योंकि इस सर्किट में कहीं पर भी रेजिस्टेंस मेंशन नहीं कर रखा, इसलिए कोई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा नहीं, सिर्फ यही खेल है आपके पास। एक सेल का पूछा तो इसको क्या पुट करोगे, देखो इसको आप यहां पर ई को पुट कर दो, क्या पूछा आपसे, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसा करो ना यहां पर बच्चों, देखो अगर मैं करंट को यहां पर 1 एम्पियर ले लूं, 1 एम्पियर करंट कब है, ध्यान से देखो जरा सर्किट को, 1 एम्पियर करंट कब है, सी अगर मैं ईएमएफ को ले लूं यहां पर 6 वोल्ट, करंट को ले लूं जो फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, और आर निकालने की कोशिश करूं, तो वो अगर आप ऐसे करने की कोशिश करो तो बिल्कुल गलत करोगे आप, क्योंकि टोटल ईएमएफ 6 वोल्ट तब है जब करंट की वैल्यू 0 है। इस बात को समझो, एट आई इज इक्वल टू 0 ई की वैल्यू 6 वोल्ट है। तो इसलिए आप क्या करो, देखो आप क्या करो, सिंपल, करंट कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, राइट, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो एक सेल की ईएमएफ कितनी है, 2 वोल्ट है। क्लियर। अगर मैं यहां से आर निकालना चाहूं तो वो क्या होगा, ई बाय आई। अरे यहां से अगर आर निकालूंगा तो क्या होगा, ई बाय आई। करंट तो देखो जहां मर्जी से निकले करंट तो सेम होगा ना, किसी भी सेल को ले लो, इसको ले लो चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, कोई भी एक सेल ले लो एक का, क्योंकि आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है। तो अगर मैं ऐसे सोल्व करूं, आर इज इक्वल टू ई कितना है यहां पर 2 और करंट कितना है 1, 2 ओम आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको 6 वोल्ट ही लेना है, अगर आप इस पूरे कॉम्बिनेशन को ले रहे हो, तो इस कॉम्बिनेशन को अगर आप लोगे तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि टोटल ईएमएफ कितना है 6 वोल्ट, लेकिन उस केस में बेटा रेजिस्टेंस आर ना होकर कितना हो जाएगा 3R हो जाएगा। अब आपको 3R कैलकुलेट करना है, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस कितना है 3R। तो इस केस में करंट कितना होगा, ई अपॉन में 3R, यानी कि 6 वोल्ट अपॉन में, ठीक है 3R, और 3R इज इक्वल टू 6 वोल्ट अपॉन में आई की वैल्यू कितनी है 1, राइट। तो R इज इक्वल टू 6 वोल्ट अपॉन में 3 वोल्ट हटाया दो बेशक यहाँ से, तो जब सोल्व करोगे तब भी कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा, राइट। तरीका वही है, अगर आप एक सेल लेके करोगे तो ऐसे करना है, अगर तीनों सेल को कंबाइन लोगे तो अपने रेजिस्टेंस को भी कितना लेना है 3R लेना है, क्योंकि R प्लस R दे आर इन सीरीज। मैं इसको एक बार एंगल सही कर देता हूँ, हाँ दोबारा देख लो जरा एक बार। देखो करने के 2 तरीके, या तो एक सेल लेकर करो, अगर एक सेल लोगे तो आपने ये डाटा चूज करना है, करंट तो 1 एम्पियर ही है और ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट एक सेल का, तो इससे आर की वैल्यू प्लेस कर दी आपने यहाँ पर। अगर आप टोटल 6 वोल्ट लेकर करोगे तो रेजिस्टेंस को कितना लेना पड़ेगा आपको 3R, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस है यहाँ पर, 3 इंटरनल रेजिस्टेंस है जो सीरीज में कनेक्टेड है, वहां मेंशन भी है। तो उससे क्या आ जाएगा आर की वैल्यू 6/3 यानी कि 2 ओम। तो किसी मर्जी तरीके से आप इसको कर सकते थे। क्लियर है, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखो, या मैं साइड में कर देता हूं इसको सोल्यूशन। देखो अगले क्वेश्चन में ये है कि एक 10 वोल्ट की बैटरी है, नेग्लेजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी कि इसके लिए आर की वैल्यू 0 है। इसको हमने 200 वोल्ट की एक बड़ी बैटरी के साथ कनेक्ट किया और एक रेजिस्टेंस भी जोड़ दी यहाँ पर 38 ओम। आपसे पूछा गया कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो एक बार हम कैमरा एंगल देख लेते हैं। हाँ अब देखो जरा इसका सोल्यूशन देखो जरा। पहली बात तो यहां पर देखो नेट ईएमएफ क्या होगी, इसके पॉजिटिव के बाद यहां पर देखो क्या पॉजिटिव एंड कनेक्टेड है, तो नेट ईएमएफ क्या होगी आपको सिखा रखी है। जब भी पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव आएगा तो आप क्या करोगे, हायर माइनस लोअर कर दो, यानी कि 200 माइनस 100। जो नेट ईएमएफ आएगी बच्चों इस केस में वो आएगी 190 वोल्ट। अच्छा कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है यहां पर 38 ओम। कहीं पर भी इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं है, करंट पूछा है आपसे, तो करंट का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होगा E बाय आर, यानी कि 190 डिवाइड बाय 38। इसको सोल्व कर दो, करंट कितना आ जाएगा इसमें 5 एम्पियर आ जाएगा, राइट। लैंग्वेज को समझना है बस, राइट।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। इसको बच्चों नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बच्चों अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 2015 ऑल इंडिया में पूछा गया था आपसे, और ये क्वेश्चन मतलब देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उससे बहुत आसान है। ये सामने दो सर्किट दे रखे हैं आपको, क्लियर है, और आपसे ये बोला गया कि दोनों सर्किट में रीडिंग्स बताओ कि एमीटर की कितनी होगी और वोल्टमीटर की कितनी होगी। अब देखने में दोनों सर्किट आइडेंटिकल लग रहे हैं, सारा कुछ सेम है, बस फर्क पता है किस चीज का है। मैं आपको देखो एक डिफरेंस बताता हूं। डिफरेंस ये है कि थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, यहां पर ऐसे होना चाहिए। रुको मैं एक बार सर्किट देख लेता हूं दोबारा। सर्किट में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। पॉजिटिव पॉजिटिव और वेट, ये सर्किट ऐसे, यहां पर पॉजिटिव के बाद बच्चों नेगेटिव ऐसे, और यहां पर पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव ही है, ठीक है। हाँ ये डिफरेंस है। अब सुनो जरा ध्यान से। अब पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, जब भी पॉजिटिव सेल के बाद नेगेटिव आपको मिल जाए तो यानी कि ईएमएफ जो होगी सेल्स की वो ऐड होगी। अरे जितना करंट यहां से पास होगा उतना ही करंट यहां पर आएगा। पॉजिटिव के बाद यहां पर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, यानी कि यहां पर ईएमएफ सब्ट्रैक्ट होगी। अब सुनो, अगर मैं बात करूं वोल्टमीटर की रीडिंग की, वोल्टमीटर तो मैंने सिर्फ ऊपर लगा रखा है, यहां पर भी 6 वोल्ट है और यहां पर भी 6 वोल्ट है। तो पहली बात का आंसर, इस सर्किट के अंदर वोल्टमीटर अपने को क्या बताएगा, वोल्टमीटर बताएगा 6 वोल्ट की रीडिंग। बिल्कुल ठीक है। यहां पर वोल्टमीटर क्या बताएगा, यहां पर भी 6 वोल्ट ही बताएगा। ये बात दोनों में सेम है क्योंकि देखो मैंने वोल्टमीटर ऊपर, अच्छा ना यहां पर ना एक टर्म मेंशन कर रखी है, आइडियल एमीटर एंड आइडियल वोल्टमीटर। आइडियल वर्ड मैं बताता हूं आपको। आइडियल वोल्टमीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, क्योंकि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने की वजह से, देखो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने की वजह से जो ये करंट यहां पर जा रहा है ना, यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि आई क्या होता है V/R। अगर रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दूं तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, इसलिए इसको मैंने आइडियल वोल्टमीटर बोला है। और आइडियल एमीटर क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, 0, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 होगा तो ये कोई पोटेंशियल ड्रॉप, इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, ये कोई रेजिस्टेंस कंज्यूम नहीं करे, मतलब कोई भी वोल्टेज को कंज्यूम नहीं करेगा, राइट। ये चीजें मैं आपको अगले चैप्टर में समझाऊंगा जब मैं कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाते हैं और वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं। अभी के तौर पर बस आपको एक टर्म समझा दी कि भाई हाँ आइडियल का मतलब क्या है। यहां पर देखो वोल्टमीटर की रीडिंग तो सेम है। अब बात करते हैं करंट कितना होगा। देखो करंट का मतलब क्या होता है, आपको नेट पोटेंशियल डिफरेंस को रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है। इस सर्किट में नेट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मिलेगा, ऊपर 6 वोल्ट लेकिन पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, तो यानी कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि 9 + 6 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस कितना है भाई, देखो 1 ओम ये रहा और 1 ओम ये रहा, सीरीज में ही आपस में, तो डिवाइड बाय 2। तो यहां पर जो करंट की रीडिंग होगी बच्चों वो कितनी होगी, 15 डिवाइड बाय 2 यानी कि 7.5 एम्पियर। यहां वाला जो एमीटर है फर्स्ट सर्किट का, ये करंट दिखाएगा 7.5 एम्पियर का। उस एमीटर की बात करें, यहां पर देखो टोटल ईएमएफ कितनी है, 6 वोल्ट या 9 वोल्ट, यानी कि नेट ईएमएफ कितनी हो जाएगी, 9 - 6, रेजिस्टेंस वही 2, तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा 3 वोल्ट अपॉन में 2। यहां पर जो एमीटर है वो दिखाएगा 1.5 एम्पियर का करंट, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, आइडेंटिफाई कि भाई दोनों में एक्चुअल में क्या, बस पॉजिटिव के बाद नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव, इस तरह से आपने रीडिंग निकाल दी। इसमें एक लूप होल पता है क्या बच्चा, क्या गलती कर सकता है, वोल्टमीटर की रीडिंग में भी आप यहां पर लिखाओगे, यहां पर वोल्टमीटर दिखा रहा है 6 वोल्ट, मतलब यहां पर वोल्टमीटर दिखा रहा है 15 वोल्ट, यहां पर वोल्टमीटर दिखा रहा है 3 वोल्ट। अगर आप ऐसा करके आओगे तो गलत है। देखो वोल्टमीटर तो यार ऊपर लगा हुआ है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, तो ये सिर्फ यही वाला यहीं का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा ना, क्लियर है। तो इस बात का ध्यान रखना, इसको नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आगे चलते इससे। तो बच्चों एक कंसेप्चुअल आपसे शेयर कर रहा हूं, ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, और पोटेंशियोमीटर कराते वक्त ये चीज मैं आपको बताने भी भूल गया था, तो अभी लेकिन क्लियर हो जाएगी कौन सा अभी जर्नी खत्म हुई है। हाउ सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज। सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि जैसे आप जॉकी को स्लाइड कर रहे हो तो जरा सा भी मतलब स्लाइड तो नहीं करते आप, सॉरी, जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़े, मतलब ए से बी एंड की तरफ जरा सा आगे बढ़े, लेकिन
जरा सा आगे बढ़ते भी आपको क्या डिफ्लेक्शंस मिल रही है, बहुत मतलब बहुत माइन्यूट से माइन्यूट पोटेंशियल डिफरेंस को भी क्या है जो कि मेजर कर रहा है। एक तो ये तरीका है कि भाई आपने रीडिंग कैसे मेजर करी, 41 से 50 के बीच में 44 पर आपको क्या बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यही बैलेंसिंग लेंथ अगर आपको 44.27 पर मिल जाए तो आप बोलोगे ना कि ये ज्यादा एक्यूरेट है। यहां पर खेला जाता है एक्यूरेसी का। आप देखो इसको ऐसे समझो आप जरा बच्चों कि अगर मैं बोलूं आपको कि एक पोटेंशियोमीटर वायर, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं बस, 10 मीटर लंबी है और इस एंड का पोटेंशियल 0 और इस एंड पर पोटेंशियल है 100 वोल्ट, यानी कि टोटल 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 मीटर वायर पर। तो इसका ये मतलब हुआ ना, अगर मैं यहां पर V/L पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट देखो कैसे निकालूंगा, 10 मीटर पर 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 मीटर पर कितना होगा V/L यानी कि 10, यानी कि यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू अपनी क्या निकाल दी, 10 वोल्ट मीटर इनवर्स निकाल दी। यानी कि जैसे आप 1 मीटर आगे बढ़ते हो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर कर पा रहे हो। जस्ट इमेजिन कि अगर मैं इस लेंथ को डबल कर देता, जस्ट इमेजिन कि अगर मैं इस लेंथ को डबल कर दूं, अब मैं लेंथ ले रहा हूं 20 मीटर और सेम पोटेंशियल, वही सेम सेल लगा हुआ और सेम पोटेंशियल डिफरेंस है यहां पर 100 वोल्ट का, 20 मीटर पर 100 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो 1 मीटर पर कितना होगा 100 वोल्ट डिवाइड बाय 20, यानी कि अब कितना आ गया आपको 5 वोल्ट पर मीटर मिल रहा है यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू। तो एक बात समझो जरा, पहले जब आप 1 मीटर मूव कर रहे थे तो सीधा 10 वोल्ट का आपको ड्रॉप मिल रहा था, आपको ये नहीं पता लग रहा था कि 6 कहां पर है 5, मतलब अगर आपको चेक करना हो कि भाई 2 ऐसे अगर आपको रीडिंग मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या ऐसे मिले 10 20 30, तो आप किसको ज्यादा एक्यूरेट मानोगे, किसको ज्यादा अच्छा मानोगे? ऑब्वियसली जो आपको बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट डिफ्लेक्शन दे रहा है। यहां पर 1 मीटर मूव करने पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है, लेकिन यहां पर अगर छोटी वायर ले रहा हूं तो 1 मीटर मूव करने पर सीधा 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है। तो यानी कि अगर मुझे सेंसिटिविटी बढ़ानी है, अगर आप चाहते हो कि आपको डिफ्लेक्शंस बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट पोटेंशियल डिफरेंस पर भी मिले, तो आप क्या कर दोगे, के की वैल्यू को डिक्रीज कर दोगे। के की वैल्यू डिक्रीज यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज कर दोगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, के इज इक्वल टू V/L, यानी कि आपको अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू चूज अ लॉन्गर वायर। आप अगर 1 मीटर लंबी वायर ले रहे हो और अगर आप एक 4 मीटर लंबी वायर ले रहे हो, तो आई विल प्रेफर कि जो 4 मीटर लंबी वायर वाला पोटेंशियोमीटर है वो बहुत बेटर है, उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। उसका रीजन क्या, कि उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है, वो जरा से जो कि आगे बढ़ाने पर लार्ज डिफ्लेक्शन आपको देगा। ऐसा नहीं कि सीधा बोल देगा कि 10 वोल्ट का ड्रॉप आ गया जी, नहीं, वो आपको, अगर मैं इस लेंथ को देखो, अगर इस लेंथ को मैं 50 मीटर कर देता तो यही फैक्टर कितना हो जाता, सोचो 1 मीटर पर आपको 2 वोल्ट की, फिर आपको वैसे मिलती 2 4 6 7 2 4 6 8 10, ऐसे ना मिलती 10 के बाद सीधा 20, 1 मीटर मूव करते फिर सीधा 30। समझ पा रहे हो? तो सेंसिटिविटी ज्यादा कहां पर है, जब आप लंबी वायर यूज कर रहे हो। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए इसको लिख लो जरा, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। जो बच्चों क्वेश्चन आप सामने देख रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसका ईयर बता देता हूँ, ये क्वेश्चन कब आया है, बट इस क्वेश्चन को पढ़ोगे जब समझोगे तो आपको कुछ अच्छा कंसेप्ट ही माइंड में आएगा कि आपको ये बातें पता होनी चाहिए। हाँ, तो क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है ये। देखो, ये पोटेंशियोमीटर का सेटअप है जो मैंने बना रखा है। ये आपकी पोटेंशियोमीटर वायर है, इस पॉइंट पर आपको एक बैलेंसिंग लेंथ x मिली हुई है, यानी कि नल पॉइंट ऑब्टेन हो गया। यहाँ पर एक सेल है E, यहाँ पर एक और, मतलब इसको E1 E2 ले लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम ड्राइवर सेल। ये आपका क्या है, जो स्टैंडर्ड सेल आपने कनेक्ट कर रखा है, साथ में एक आपने ऐसा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स है, और एक यहाँ पर सर्किट में R रेजिस्टेंस जोड़ रखा है। की K1 है और की K2 है, क्लियर। यहाँ पर 2 बच्चों ने रीडिंग ली, एक बच्चा है X और एक बच्चा है Y, सेम पोटेंशियोमीटर में। आपसे यही पूछा गया है कि नल पॉइंट की पोजीशन कैसे अफेक्ट होगी। पहला इसमें केस ये दे रखा है कि जो स्टूडेंट X है उसने क्या किया, R की वैल्यू को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। ये वैल्यू को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो उससे ये जो पॉइंट है ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि बैलेंसिंग लेंथ छोटी होगी या बड़ी होगी। तो देखो,
सारा खेल पोटेंशियल ड्रॉप का है। अगर यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ गया तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, अगर IR फैक्टर कम हो गया तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। देखो IR पर सारा खेल है ना, पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस कैसे निकाल लोगे आप, वो मैं आपको भी सिखाता हूं, बट खेल क्या है सारा का सारा, आपने IR चेक कर रहे हैं। IR अगर बढ़ रहा है तो बैलेंसिंग लाइन शिफ्ट हो जाएगी B की तरफ, अगर IR कम हो रहा है तो यही पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा अंदर की तरफ, यानी कि A की तरफ। तो क्या बोला A ने कि X को इंक्रीज, हाँ X ने क्या किया, वैल्यू R की इंक्रीज कर दी और K1 को कर दिया क्लोज और K2 को रखा ओपन। इससे ये बात पता लगी भाई ये सर्किट का तो कोई रोल ही नहीं है, ये अंदर यहां पर इसमें क्योंकि करंट ही नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा ना, क्योंकि K2 को अपने क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है। अब देखो अगर यहां पर मैं किरचॉफ इक्वेशन लगाऊं, ऐसे घूम जाऊं, अगर मैं हायर से लोअर की तरफ गया तो -E1, उसके बाद करंट आ रहा होगा ऐसे घूमकर नेगेटिव के अंदर एंटर हो रहा होगा, तो यहां पर क्या जाएगा, करंट मेरी तरफ आ रहा है, यानी कि करंट हाई से लो की तरफ, मैं जा रहा हूं लो से हाई, मेरी अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो प्लस I × R और सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 0, यानी कि जो E1 है वो किसके इक्वल आ गया, IR के इक्वल आ गया यहां से। तो मैंने यही चीज लिख दी यहां पर बच्चों, E किसके इक्वल है, E1 किसके इक्वल है, IR के इक्वल। अब देखो अगर मैं R को इंक्रीज कर दूं, अगर मैं इस फैक्टर को इंक्रीज कर दूं तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अरे I फैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो यहां पर जो आपको इस वायर का रेजिस्टेंस R1 है और यहां पर जो इसको करंट मिल रहा है, देखो यहां पर रेजिस्टेंस R1 होगा ना, इसको तो आप चलो, अब ये वैल्यू तो हो सकती 10 ओम 50 ओम, इस वायर के क्रॉस रेजिस्टेंस कोई R1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा I, तब जाकर पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा आपको। तो ये R1 फैक्टर क्या हो रहा है, ये ओवरऑल कम हो रहा है, क्योंकि देखो R1, देखो वायर तो उतनी की उतनी है जो आप पोर्शन ले रहे हो यहां पर, ठीक है, लेकिन करंट क्या इसको पहले के कंपैरेटिवली कम मिलेगा। अगर मैं यहां पर R को बढ़ा दूं तो जिसकी वजह से ये वाला फैक्टर कम होगा और ये शिफ्ट होकर मे भी आपको यहां पर मिल जाए जो बैलेंसिंग लेंथ है, क्योंकि ये R बढ़ाने से यहां पर बहने वाला करंट कम होगा, जिसकी वजह से R1 फैक्टर जो यहां पर है वो क्या हो जाएगा, कम, और मैं बोलूंगा कि जो नल पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में, या बैलेंसिंग लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। सेकंड स्टूडेंट ने क्या किया, उसने इस S रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, इस की को अभी भी ओपन रखा हुआ है, इसको अभी भी क्लोज रखा हुआ है। अगर ये की ओपन है, मैं इसके साथ जो मर्जी करूं, इससे यहां पर क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे यार मैं इसको यहां पर चाहे 50 ओम, चाहे मैं कार्बन रजिस्टर लगा दूं यहां पर कई किलो ओम का, जब ये सर्किट का पार्ट ही नहीं है तो यहां पर इसका रोल क्या होगा, कुछ भी नहीं, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई अगर K1 क्लोज है और K2 ओपन है, अगर सेकेंड स्टूडेंट Y S की वैल्यू को जो मर्जी करे, इंक्रीज करे डिक्रीज करे, उससे बैलेंसिंग लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो करंट है वो इस R पर डिपेंड कर रहा है, नॉट ऑन S। सो सेकंड पार्ट में आंसर क्या होगा, बैलेंसिंग लेंथ विल रिमेन सेम, नल पॉइंट विल नॉट शिफ्ट एनीवेयर। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, इसको एज इट इज नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन आने के चांस है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों अब एक और क्वेश्चन देखो जरा, दो हीटिंग एलिमेंट्स के रेजिस्टेंस है R1 और R2 और उनको हमने कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई दी, यानी कि भी कांस्टेंट है। दे कंज्यूम पावर P1 एंड P2। आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है कि जब सीरीज में कनेक्ट करा और जब पैरेलल में कनेक्ट करा तो नेट पावर क्या होगी, क्लियर। ये हमने जोड़ दिया R1 R2 और यहां पर जोड़ दिया R1 R2 ऐसे। सबसे पहले तो इस डायग्राम को बनाओ बच्चों और क्वेश्चन को नोट डाउन करो, कोशिश करो वीडियो को पॉज करके इसको खुद से ट्राई कर सको। रिमेंबर कि वोल्टेज सेम है, वेदर दे आर इन सीरीज वेदर दे आर इन पैरेलल। अब सुनो जरा ध्यान से, R1 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R। तो क्या मैं R1 को ये लिख सकता हूं V²/R1, क्या मैं R2 को ये लिख सकता हूं V²/P1 लिखूंगा ना यहाँ पर, और ये क्या, इसको क्या लिख सकता हूँ V²/P2। सीरीज में नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज में नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, RS R1 + R2, यानी कि इन दोनों फैक्टर्स को जोड़ दिया जाए V²/P1 + V²/P2।
जिससे आपको मिलेगा वी स्क्वायर 1 बाय में P1 प्लस 1 बाय में P2। ठीक है बात। तो इस तरह से मैंने क्या नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे टोटल पावर पता लगे तो देखो पावर को मैं लिख सकता हूं टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, वी स्क्वायर बाय आर एस लिख दूं। तो बेटा ऐसे अगर करूंगा तो वी स्क्वायर बाय आर एस की वैल्यू कितनी निकाल ली है आपने, वी स्क्वायर, और यहां पर क्या आएगा 1 बाय में P1 प्लस 1 बाय में P2, जिससे ये वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और पावर कितनी आई आपके पास 1 अपॉन में 1 बाय में P1 प्लस 1 बाय में P2। जब इसको आप सोल्व करोगे, सोल्व करके आपको क्या मिलेगा देखे 1 अपॉन में P2 प्लस P1 अपॉन में P1 P2, रेसिप्रोकल कर दो इसको। तो जो कॉम्बिनेशन में आपको पावर मिलेगी बच्चों वो मिलेगी P1 P2 अपॉन में P1 प्लस P2। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर रिजल्टेंट पावर व्हेन द बल्ब्स और रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। देखो कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या थोड़ा सा हाँ एंगल से बाहर हो गया था। अब देखो दोबारा से बता रहा हूँ, सबसे पहले R1 R2 को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ पावर, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया रेजिस्टेंस का, इससे आपको RS की वैल्यू क्या मिली वी स्क्वायर बाय P1 प्लस वी स्क्वायर बाय P2। उसके बाद जब इसमें वी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या मिला 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2। अब अगला स्टेप क्या है, ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर को बोल दिया PS, यानी कि वी स्क्वायर अपॉन में सीरीज कॉम्बिनेशन लाइक दिस, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर उड़ा दिया, 1 अपॉन में 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2। जब सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा P1 P2 अपॉन में P1 प्लस P2। अब यही चीज देखो पैरेलल के लिए कैसे करेंगे हम। पैरेलल में बेटा अगर मैं वही R1 को डिफाइन करूं तो ये क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन में P1, R2 को डिफाइन करूं तो ये क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन में P2। यहां पर अगर रेजिस्टेंस इन पैरेलल सोल्व करूं तो ये कितना आएगा 1 बाय में R1 प्लस 1 बाय में R2, यानी कि RP की वैल्यू क्या आएगी अगर इसको हम सोल्व करें 1 अपॉन में 1 बाय RP की वैल्यू, 1 बाय RP की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन में R1 की वैल्यू क्या है वी स्क्वायर अपॉन में P1, तो P1 बाय वी स्क्वायर प्लस P2 बाय वी स्क्वायर। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूं तो ये आ जाएगा RP इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय P1 प्लस वी स्क्वायर बाय P2, यानी कि वी स्क्वायर बाहर, अंदर क्या बचा 1 बाय में P1 प्लस 1 बाय में P2। क्लियर है। अगर मुझे पावर कैलकुलेट करनी है, एक बार मैं कैमरा एंगल चेक कर लेता हूं कि कैमरे में दिख भी रहा है या नहीं। अगर मुझे अब देखो इसको नोट डाउन कर लो, अगर मुझे अब पावर कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए देखो मैं क्या स्टेप लूंगा। यहां पर देखो आप चाहते तो इसको ऐसा भी कर सकते थे, देखो यहां पर आपके लिए मैं थोड़ा सा इजी बना देता हूं। यहां पर ये क्या ऐसे लिख सकते हैं हम 1 बाय में वी स्क्वायर 1 बाय RP की वैल्यू P1 प्लस P2, राइट। मैंने 1 बाय RP की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दी 1 बाय वी स्क्वायर P1 प्लस P2। अब इसका फायदा ये मिलेगा जब मैं पावर निकालूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, फॉर्मूला क्या होता है वी स्क्वायर बाय RP। देखो पावर का फॉर्मूला यहां पर भी यही है और यहां पर भी ये, बस यहां पर वी स्क्वायर बाय RS था, वहां पर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाय RP। देखो बेनिफिट ये मिला आपको, वी स्क्वायर इंटू में 1 बाय RP लिख दूं इसको मैं, 1 बाय RP की वैल्यू अपने बाय डिफॉल्ट निकाल रखी है, तो जो पावर मिलेगी इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो मिलेगी वी स्क्वायर इंटू में 1 बाय RP की वैल्यू क्या है बच्चों P1 प्लस P2 अपॉन में वी स्क्वायर, उड़ा दो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर। तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट पावर होगी वो हमेशा क्या होगी P1 प्लस P2, राइट। तो सीरीज में क्या मिली आपको, सीरीज में ओवरऑल पावर क्या मिली, ये पैरेलल में ओवरऑल पावर क्या मिली, ये इसको नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2011 में पूछा जा चुका है। करा कुछ भी नहीं है, देखो R1 R2 को इन टर्म्स ऑफ पावर डिफाइन करके 1 बाय RP की वैल्यू निकाल ली, यहां पर भी R1 R2 को इन टर्म्स ऑफ पावर डिफाइन करके RS की वैल्यू निकाल ली और अल्टीमेटली वैल्यू प्लेस कर दी। इसको नोट डाउन करो, लिखोगे एक दो बार तो आपको खुद भी समझ आ जाएगा, सारा क्वेश्चन आपके सामने है। तो बच्चों अब मैं आपसे ना 4-5 वो क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं जो CBSE ने कई बार पूछे और ये जनरल क्वेश्चंस है जो हर एक बच्चे को आने चाहिए पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने के बाद। और अभी मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म करा चुका हूं तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करूं।
ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जो सीबीएसई ने पता नहीं 5 बार क्यों पूछ लिया। ये जो क्वेश्चन आपको सबसे आखिरी नजर आ रहा है 2003 में, 2006 में, 2007 में, 2016 में और 2013 में, इतनी बार इसको सौभाग्य प्राप्त हुआ है बोर्ड एग्जाम में आने का। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों किया सीबीएसई ने, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब जरा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम थिक कॉपर स्ट्रैप्स को क्यों यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर की वायर्स को ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको ध्यान हो, जब एक तरीका था कि वायर को हम सीधा ले ले, एक तरीका क्या था, वायर को ऐसे 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 जिगजैग बनाकर हम एक वुडन फ्रेम पर पेस्ट कर दे। लेकिन वायर को ऐसे ले जाने के लिए आप बड़े बड़े चौड़े चौड़े कॉपर स्ट्रैप्स को यूज कर रहे थे, जिसका मैंने जिक्र तब भी किया था। अगर मैं कॉपर स्ट्रैप्स को ज्यादा एरिया का लूंगा, थिक लूंगा, तो आपको नहीं लगता कि उसका रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल हो जाएगा। अगर मैं बिल्कुल पतले पतले कॉपर स्ट्रैप्स यूज करूं बिल्कुल वायर जैसे, तो रेजिस्टेंस उनका भी तो काउंट होगा। वायर जब हम पोटेंशियोमीटर में बैलेंस पॉइंट ढूंढते हैं तो सिर्फ हम रेजिस्टेंस वायर्स का काउंट करते हैं, कॉपर स्ट्रैप्स का रेजिस्टेंस हम काउंट नहीं करते। तो इसका मतलब यही हुआ ना, व्हाई वी चूज थिक कॉपर स्ट्रैप्स, बिकॉज थिक कॉपर स्ट्रैप्स हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी इग्नोर्ड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। इसलिए मैं कॉपर स्ट्रैप्स का एरिया ज्यादा लूंगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है? जब सेल इज चार्जिंग। जब भी आप सेल को चार्ज करोगे, सेल को चार्ज करने के लिए, भाई सेल अगर 2 वोल्ट का, उसको अगर चार्ज करोगे तो किसी 10 वोल्ट 5 वोल्ट उसे कंपैरेटिवली हाइयर पोटेंशियल डिफरेंस वाले डिवाइस से चार्ज करोगे ना। तो जब भी सेल चार्ज होगा, सेल चार्जिंग की इक्वेशन क्या होती है? V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, राइट। अगर सेल चार्ज होगा, मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था और अब दोबारा बता रहा हूं, दिस इज इक्वेशन व्हेन सेल इज चार्जिंग। जब भी सेल करंट सप्लाई कर रहा होता है एक सर्किट के अंदर, तो यही इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। क्लियर? उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम होता है। हाँ, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए, राइट। इसके बाद आता है कि एंड एरर क्या होता है स्लाइड मीटर ब्रिज में। ये क्वेश्चन जानने वाला है। जनरली टीचर्स इसको स्किप कर देते हैं और नहीं बताते। अगर आप पूछोगे किसी से कि एंड एरर क्या होता है, और कईयों को तो पता भी नहीं होता, तो देख लो जरा। जो स्लाइड मीटर ब्रिज था बच्चों, उसमें एक वायर थी ऐसे, जहां पर आप L और 100 माइनस L ऑब्टेन करते हो। मैं सिर्फ वायर बना रहा हूं। सी, क्या आपको नहीं लगता जब आपने कॉपर स्ट्रैप के अंदर वायर को यहां पर फिक्स किया होगा, तो शायद 1 सेंटीमीटर या 50 मिलीमीटर का कुछ एरिया यहां, मतलब कुछ लेंथ वायर की यहां पर खत्म हो गई, और कुछ लेंथ यहां पर। अगर आप किसी चीज को ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि जब आप ज्वाइन करोगे तो अंदर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर या उससे कम लेंथ यहां पर अंदर की तरफ चली जाएगी? और सेम वे में यहां पर। तो एक्चुअल में आप स्केल देखो, स्केल कहां से मेजर कर रहे हो? यहां से। अगर स्केल यहां से रीडिंग मेजर कर रहा है मान लो 40 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल में ये 40 सेंटीमीटर नहीं है, या तो 41 सेंटीमीटर है, या 41.2 सेंटीमीटर है, या 41.9 सेंटीमीटर, डिपेंडिंग ऑन कि वो वायर कितना अंदर जा चुकी है यहां पर। आई होप कि इसको आप विजुअलाइज कर पाओगे, राइट। तो इसकी वजह से आपकी बैलेंसिंग देखो, आपकी L1 अपॉन में 100 माइनस L1 की रीडिंग कुछ ना कुछ जरा सी चेंज हो गई। तो यानी कि जो आप सोच रहे थे कि आपने 40 सेंटीमीटर एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ ली, एक्चुअल में वो 40 सेंटीमीटर प्लस ये वाली वैल्यू है जिसको आप काउंट नहीं कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं इस मार्कर को बंद कर दूं इस कैप के अंदर, और मैं बोलूं कि भाई जो इसका ये वाला पोर्शन है ना, इसकी लेंथ मान लो 7 सेंटीमीटर है, बट एक्चुअल में मैं इसको यहां से मेजर करूंगा ना, मैं तो ये तो भूल ही गया हूं कि इसका ये वाला हिस्सा इस कैप के अंदर जा चुका है। क्लियर? तो इसलिए व्हाट डू यू मीन बाय एंड एरर? वी इग्नोर द वायर विच इज ट्रैप्ड इन बिटवीन द कॉपर स्ट्रैप्स ड्यूरिंग मेजरमेंट विच causes एंड एरर इन स्लाइड मीटर ब्रिज। क्योंकि मैं रीडिंग तो ले लूंगा 40 सेंटीमीटर, बट मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे इस पर्टिकुलर लेंथ को इसके अंदर ऐड करके लिखना होता है, और यही गलती हम एक्सपेरिमेंट में भी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था इस बात का आंसर। अब आते हैं इसके ऊपर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, विच रीड्स लेस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर। अब आपको ध्यान होगा, अगर यहां पर अगर मैं सेल कनेक्ट कर दूं एक, ये है मान लो 10 वोल्ट का, यहां पर अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए
एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये कुछ ना कुछ करंट कंज्यूम कर लेगा, कुछ ना कुछ करंट इसके अंदर जाएगा, जिसकी वजह से अगर यहां पर इसने पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट बताना होगा तो ये कितना बताएगा। देखो कंसेप्ट क्या है, करंट यहां से गया, करंट यहां से गया, करंट मान लो 10 एम्पियर का था, और ये क्या है, यहां पर 1 ओम का रेजिस्टेंस है, बट एक्चुअल में कुछ मान लो 1 एम्पियर करंट इसने कंज्यूम कर लिया, तो यहां पर कितना आएगा, 9 एम्पियर करंट इस 1 ओम रेजिस्टेंस में। तो वोल्ट मीटर मुझे कितना बताएगा, 9 वोल्ट, लेकिन एक्चुअल में सेल कितना है, 10 वोल्ट का। 9 वोल्ट क्यों बताया, क्योंकि भाई 1 एम्पियर करंट ये खुद खा गया, 1 एम्पियर करंट ये खुद खा गया, क्योंकि ये करंट को कंज्यूम करके आपको रीडिंग देगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ये हमेशा एक्चुअल वोल्टेज से कम वोल्टेज मुझे बताएगा, सेल की ईएमएफ बताएगा, सॉरी। लेकिन पोटेंशियोमीटर में आपने क्या पढ़ा है, इट इज अ नल मेथड डिवाइस, कोई करंट कंज्यूम नहीं हो रहा है, समझ पा रहे हो। तो पोटेंशियोमीटर आपको बेटर रीडिंग देगा और ज्यादा रीडिंग देगा हमेशा सेल की। क्लियर है बच्चों, तो ये बात भी आपको आनी चाहिए, इसको भी लिख लो। आज वाला लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट था, जितने भी लेक्चर मैंने इस 3rd चैप्टर में बनाए थे, क्योंकि आज वाले लेक्चर में आपको ये पता लगा कि सीबीएसई में क्या ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का। अब देखो ये क्वेश्चन है वी वर्सेस एल ग्राफ। वी वर्सेस एल ग्राफ का मतलब कि मुझे यहां से कहीं ना कहीं पोटेंशियल ग्रेडियंट का पता लगेगा। आपको ये बोला गया कि अगर ये वी वर्सेस एल ग्राफ है, 2 पोटेंशियोमीटर, एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई, तो कौन सा बेटर पोटेंशियोमीटर होगा सेल की ईएमएफ को मेजर करने के लिए। चैप्टर इस लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जिसके लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा वो ज्यादा सेंसिटिव होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट देखो किसके लिए कम है, अरे स्लोप देख लो सीधा सीधा यार, देखो v बाय एल फैक्टर किसके लिए कम है, y के लिए, और v बाय एल फैक्टर किसके लिए ज्यादा, x के लिए। तो जिसके लिए पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कम होगा वो पोटेंशियोमीटर बहुत बढ़िया होगा। तो यानी कि यहां पर जो y है, y पोटेंशियोमीटर इज बेटर बिकॉज इट हैज lesser value of potential gradient. It means it is very sensitive, it is more sensitive than x, so we will prefer this potentiometer for measuring EMF of cell. क्लियर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, इसको नोट डाउन करो बच्चों। अगर मजा आ रहा है आज लेक्चर में तो बस कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आज आपके लेक्चर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरा आज का आखिरी क्वेश्चन भी होगा, इसके बाद सिर्फ एक कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में देखो आपको एक पोटेंशियोमीटर नजर आ रहा है, साथ में मैं भी नजर आ रहा हूं बहुत क्लोजली, और यहां पर देखो इस पोटेंशियोमीटर के साथ एक बार हमने ये कॉम्बिनेशन यूज करा। अब यहां पर देखो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसको मैं डायरेक्टली देखो अभी लिख रहा हूं, ये क्या E1 + E2 है। और इस केस में देखो बैलेंसिंग लेंथ आपको मिल रही है यहां पर, यानी कि 300 सेंटीमीटर दूर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं शुरू में ही, E1 + E2 पोटेंशियोमीटर के अकॉर्डिंग क्या होता है, KL1 है ना। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, E1 = KL1। अब यहां पर देखो सेल का कॉम्बिनेशन लगा दी तो फर्क क्या पड़ता है, कॉम्बिनेशन क्या है, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, तो नेट कॉम्बिनेशन आपको बैलेंसिंग लेंथ दे रही है, फर्स्ट इक्वेशन। फिर आपको बोल दिया कि भाई जब मैं सेल को ऐसे जोड़ रहा हूं नेगेटिव के बाद नेगेटिव, तो आपको जो बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है वो मिल रही है थोड़ा सा पास 120 सेंटीमीटर पे। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको E1 - E2 लिख सकता हूं। यहां पर आपको क्या मिल रहा है, KL2, दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया गया कि बताओ E1/E2 क्या होगा। बड़ी आसान सी इक्वेशन बन रही है, तो देखो E1 + E2, K की वैल्यू क्या है, K, L1 निकालना है भाई। तो L1 कितना है आपके पास, 300, तो लिख दिया मैंने इसको, देखो यहां पर क्या 300 K। E1 - E2 ये कहां पर बैलेंस हो रहा है, 120 पर, तो इसको क्या लिख दिया मैंने यहां पर 120 के। मैं एक बार एंगल चेक कर लेता हूं कि कैमरे में आ रहा है, हाँ कैमरे में तो आ रहा है भाई। देखो अगर मैं इसको सोल्व करूं बच्चों, इसको मैं सोल्व करूं तो यहां पर मिलेगा मुझे ट्वाइस ऑफ E1, 420 के। E1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 210 K। अगर E1 की वैल्यू 210 K है तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 K माइनस 300, देखो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 K माइनस 210 K। तो E2 कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, 90 K आ जाएगा। रेशो निकालना तो बहुत आसान हो गया, E1/E2 विल बी, E1 कितना है 210 K अपॉन में E2 कितना है 90 K। तो रेशो कितना आ जाएगा बच्चों,
70/30, 0 से 0, तो E1/E2 का रेशो आ गया 7/3। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना था। बस इक्वेशंस का पता होना चाहिए। थोड़ा सा इसको आप 1 मिनट इसको मैं सेट कर देता हूँ ताकि आप देख पाओ रिजल्ट। वैसे अब आपको नज़र आ जाएगा। वेट, 7/3 आपको नज़र आ गया होगा अब, राइट। अब सेकंड पार्ट, E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ क्या है? अरे यार देखो ये रहा, E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी? E1 इज इक्वल टू 210 K मिल रहा है। कंपेयर करना, E1 इज इक्वल टू K L1। इसे अगर कंपेयर करो आपको तो K L1 इज इक्वल टू 210 K, तो L1 कितना मिल रहा है? 210। यानी कि अगर यहाँ पर सिर्फ E1 सेल यूज करता तो उसकी जो बैलेंस पॉइंट मिलता मुझे यहाँ से 210 सेंटीमीटर दूर मिलता। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था मेरी तरफ से, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। इनफैक्ट सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट थे आज के। अभी तो मैंने एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन भी कराने हैं, तो कुछ क्वेश्चन वहां से भी निकल कर आएंगे। तो बच्चों आज का जो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है वो आपको बहुत क्लियर साफ साफ शब्दों में नजर आ रहा होगा। एक वायर थी जिसका 15 ओम का रेजिस्टेंस था। अब इस वायर को मैंने खींचा, ग्रेजुअली इसको खींचा, स्ट्रेच किया, इसको डबल लेंथ का बना दिया खींचकर, और फिर उसको बीच में से किया हाफ, और फिर उन 2 टुकड़ों को लगा दिया पैरेलल में। और ऐसा करने के बाद 3 वोल्ट की बैटरी भी कनेक्ट कर दी। इस पूरे सिनेरियो के बाद मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बैटरी से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, या सर्किट में टोटल करंट कितना होगा। ऑप्शंस आर 1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 3 एम्पियर या 0.4 एम्पियर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में पूछा गया 2009 में एक बार। तो इस क्वेश्चन को भी आपने अभी खुद से सोल्व करना है। तो बच्चों आज का कमेंट बॉक्स क्वेश्चन मुझे आंसर करो, और साथ साथ आज के लेक्चर के अच्छे नोट्स बनाओ। अब मैं आपको सिर्फ मेरी तरफ से 2 चीजें रह गई है इस चैप्टर में। एक तो मैंने इंटेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको भेजना है इसके बाद, और फिर हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, या मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म बोल सकते हो उसको आप। और दूसरी बात, मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा जो आपने सोल्व करना है, उसके डाउट्स मैं पर्सनली आपसे लूंगा। जो बच्चे मेरी एकेडमी का पार्ट है, और क्वांटम ऐप पर ही उसकी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो अगर आप नए हो, तो वहां पर लाइव क्लास में हम इस डाउट्स को सोल्व करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन को सोल्व करो, चैप्टर मेरी तरफ से ओवर, एक लेक्चर बस रह गया जिसमें। और आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा इस पूरे चैनल पर? मैं मोर देन 120 वीडियोस डाल चुका हूं अब तक, और मेरे ख्याल से 60-70 वीडियोस में डाल चुका हूं +2 के लेक्चर्स की। तो आपको अब तक मेरे साथ पढ़ते हुए, मेरे कंसेप्ट्स, मेरे लेक्चर्स देखते हुए क्या फील हुआ कि भाई क्या हमारा लेक्चर, हमारे चैनल ग्रो कर सकते हैं आगे? अपनी फीडबैक प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा और किस तरह की हमारी जर्नी रही अब तक। थैंक यू सो मच। और ये भी बताना कि क्या इस चैनल के कंसेप्ट ने आपकी कभी हेल्प की है। जैसे कि आप जब लेक्चर देखते हो, क्वेश्चंस ट्राई करते हो, क्या आपको लगता है कि हाँ आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं? तो अपना एक्सपीरियंस मुझसे साझा करो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। ये एक्सपीरियंस मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि हम कुछ बेटरमेंट कर सके अगर मुझे ज़रूरत होगी आपके व्यूज़ से। ठीक है बच्चों, हैव अ ग्रेट डे अहेड, और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।